हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। मैं आपको पूरी साइंस कवर करवाऊंगी। ओके, बहुत अच्छे से मैं आपको ये पूरा चैप्टर करवाऊंगी। ईच एंड एवरी रिएक्शंस जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आप ये लेक्चर्स देख लोगे तो आप समझ लो आपका साइंस में बिल्कुल फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए, आपको क्या करना है, मेरे साथ मेहनत करनी है, तब आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको मेहनत नहीं करना पड़े तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए बहुत अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है। हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको सिर्फ उसको समझना है और पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में कौन कौन सी सिचुएशंस हैं एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। क्या होता है जब। तो डेली लाइफ में आपको सोचना है क्या होता है जब। कौन कौन सी प्रोसेस है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब आप गर्मियों में दूध को छोड़ देते हो रूम टेम्परेचर पे, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये रूम टेम्परेचर कहलाता है। जब आप छोड़ देते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है ना। अगर आप गर्म कर रहे हो तो कुछ टाइम तक के लिए सही रहता है, लेकिन नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगा। सेकंड देखिए, एन आयरन, तवा, पेन या फिर नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। जब हम कोई भी आयरन की हमारे पास नेल है या तवा है, हमारे पास रोटी बनाने वाला तवा होता है, वो तवा है हमारे पास, तो अगर हम उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब नमी वाले एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें, नमी वाली जगह रखा छोड़ दें, तो क्या होता है, जंग लग जाती है। ब्राउन ब्राउन कलर के पाउडर टाइप जंग लग जाती है, रेड सा होने लगता है वो। और हमारा जो तवा होता है या हमारी कोई आयरन की नेल होती है, कोई भी आयरन का लोहे का सामान होता है, वो खराब हो जाता है। टेबल है, चेयर है, कोई भी सामान है उसमें जंग लग जाती है, जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, वो खराब हो जाता है। ये आपने प्रोसेस अपने घर पर देखी होगी, ये वाली रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स आपके फर्मेंटेड हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ये भी रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। फूड इज कुक्ड, खाना कैसे पकता है, इसमें भी रिएक्शंस हो रही हैं। देखिए यहाँ पर, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। तो जब आप फूड खाते हो तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, एंजाइम्स आते हैं, म्यूकस आता है पेट के अंदर जो वर्क करता है स्टोमक के अंदर, तभी तो आपका फूड डाइजेस्ट होगा। ऐसे थोड़ी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। HCl आता है, एसिड आता है, केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसकी वजह से, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका फूड डाइजेस्ट होगा बॉडी के अंदर। और कब होता है, जब आप रेस्पायर करते हो। रेस्पायर मतलब सांस लेते हो। इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, ये सब रिएक्शंस हैं। कुछ फिजिकल रिएक्शंस हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो जब आप रेस्पायर करते हो, रेस्पिरेशन करते हो, तो क्या करते हो, ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो। ऑक्सीजन को अंदर, O2 को अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो। ऐसे आप रेस्पायर करते हो। अब देखिए यहाँ पर, इन ऑल सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टेंस हैव समवॉट चेंज। जब भी ये सारी सिचुएशन होंगी, ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई, इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सबस्टेंस हैव समवॉट चेंज भी हो सकती है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। देखो, फिजिकल और केमिकल चेंजेस लिखा है ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। फिजिकल चेंज कैसे, सॉलिड से लिक्विड बन गया, बर्फ पिघल गई तो पानी बन गया, पानी वेपर बन गया, पानी से क्या बना, भाप बन गई तो पानी वेपर बन गया। तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। और अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो आप उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। राइट, कोई अगर रिएक्शन हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो।
मैंने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। समझ में आ रहा है आपके? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, अगर आपकी केमिकल चेंजेस पाए जा रहे हैं, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। फिजिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है, या पानी से वेपर बन रहा है, तो आप उसको केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं रखोगे। फिजिकल चेंज को सिर्फ केमिकल चेंजेस को रखोगे। समझ गए? ये वाला पॉइंट है। अब ये क्या कह रहा है? यू मे परहैप बी वंडरिंग, देखिए यहाँ पर बी वंडरिंग एज टू व्हाट एक्चुअल मीन बाय एन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल मीन क्या है? हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कैसे केमिकल रिएक्शन होती है? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हमें समझना है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अगर इसमें फिजिकल चेंजेस नहीं हो रहे तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। केमिकल चेंजेस की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो चलिए समझते हैं केमिकल रिएक्शंस को। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में, साइंस की एनसीईआरटी है, क्लास 10th की एक्टिविटी 1.1 दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा है, देखिए, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लास। अच्छा, यहाँ पर आग वगैरह में आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको क्या करना होता है? आई ग्लासेस पहन लेना चाहिए, है ना, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। भाई होता क्या है, आग की वजह से, आपकी फायर की वजह से आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको सेफ्टी रखनी है, तो आपको आई ग्लासेस पहन के ये एक्टिविटी करनी है। अगर आप घर पर कर रहे हो या अपने टीचर्स के सामने कर रहे हो स्कूल में, लैब के अंदर, तो आपको आई ग्लासेस जरूर पहन लेने चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? देखिए, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए आपको उसे क्या करना है? क्लीन कर लेना है। अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर आता है मार्केट में, है ना, सैंड पेपर आता है, आप उसको रब करके मैग्नीशियम रिबन को आप आराम से उसको रब करके क्लीन कर लो, ताकि वो अच्छे से जल सके। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग। ये क्या होता है? ये टोंग होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है सीजर जैसा, ये टोंग होता है, इसकी हेल्प से आप पकड़ोगे, टोंग कहलाता है। लैब में जाओगे, आपने देखे होंगे टोंग, और आप जानते भी होंगे, नहीं देखे तो लैब में जाकर आप देख सकते हो, केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाएगा टोंग। अब देखिए, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर। मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करना है एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड। इसको जब आप बर्न कर लोगे तो इसकी एश जो है, टोंग की हेल्प से आपने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? ये देखो, यहाँ पर ये मैग्नीशियम रिबन है, इस तरह का दिखाई देता है। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन, मार्केट में आता है, आप लाकर देख सकते हो। ये मैग्नीशियम रिबन है, आपने टोंग की हेल्प से इस तरह पकड़ा, और यहाँ पर ये बर्नर की फ्लेम आ रही है, आपने इसको जलाया। जब ये पूरी तरह से जल जाएगा मैग्नीशियम रिबन, तो इसकी राख, ऐश कलेक्ट हो जाएगी। अब उस ऐश के बारे में बात कर रहा है ये। समझ में आ गया डायग्राम? देखो कितना साफ बनाया है मैंने, है ना, अच्छा डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर, कलेक्ट द ऐश, राख उसकी कलेक्ट कर ली आपने, सो फाउंड इन अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास होता है एक कांच की एक प्याली सी होती है, जिसे वॉच ग्लास कहते हैं। शोन बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। अपनी आंखों से दूर रखना है, सेफ्टी रखनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये मैग्नीशियम रिबन है, ये टोंग है, ये बर्नर है, एंड ये वॉच ग्लास है, जिसमें आपने ऐश, इसकी मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश है, राख है, उसे कलेक्ट किया। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये। इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन होगा, वो हम आगे बात करेंगे। बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन अ एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। एक्टिविटी 1.1,
मैग्नीशियम रेबन आपने देख लिया, टोंग की हेल्प से आपने मैग्नीशियम रेबन को बर्न किया, पूरा जल गया। वॉच ग्लास में आपने राख कलेक्ट कर ली, ऐश कलेक्ट कर ली, तो होता क्या है, देखो यहाँ पर, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रेबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। सफेद चमकदार फ्लेम के साथ, आग के साथ ये जलता है, कौन, मैग्नीशियम रिबन, एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, जिसे हम ऐश कह रहे हैं, राख कह रहे हैं। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, पाउडर क्या होता है इसका, ऐश क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen in presence in the air। अब ये हो क्या रहा है, मैग्नीशियम आपने बर्न किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपको ऐश मिल गई, ऐसा हो कैसे गया, है ना, ऐसा हो कैसे गया। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई, देखो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम रिबन है, उसका मैग्नीशियम ले लिया प्लस, अब आपने एटमॉस्फेयर में एयर की प्रेजेंस में ही तो आग जलाई, आग हमेशा किसकी प्रेजेंस में जलती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में तो जलती है, एयर में ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपकी कभी आग जल नहीं सकती, बर्नर कभी आपका नहीं जल सकता, फ्लेम नहीं आ सकती अगर ऑक्सीजन नहीं है। तो एयर में जो प्रेजेंस ऑक्सीजन थी उसके साथ मैग्नीशियम ने रिएक्शन कर ली, मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम में उससे रिएक्शन कर ली, तो क्या मिला आपको, MgO, व्हाइट कलर का पाउडर मिला, जिसे आप क्या कह रहे हो, ऐश कह रहे हो। ये क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1.2 है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब यहाँ पर एक्टिविटी 1.2 में क्या करा रहा है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में आप रखो, फिर उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दो, तो क्या ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का, किसका फॉर्मूला है, लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं है, ट्रेट है, ATE, तो ये क्या है, NO3, अगर ट्राइट होता तो NO2 होता है यहाँ पर। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है, लेड नाइट्रेट। और ये क्या है, पोटेशियम, KI, के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कंपाउंड आपने टेस्ट ट्यूब में मिलाए, तो आपको क्या मिला, येलो कलर का PbI2 मिलेगा। ये येलो कलर का देखो सॉल्यूशन आप देख रहे हो, ये क्या है, PbI2, ये है PbI2, लेड आयोडाइड, क्या नाम है इसका, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ये इसका नाम है। और देखिए प्लस KNO3, प्लस KNO3, आपको ये याद रखनी है, यहाँ पर 2, ये सब अभी याद नहीं रखना, जब मैं आपको बैलेंसिंग बताऊंगी इसी चैप्टर में तब आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट को अगर आप KI के साथ रिएक्शन करवा रहे हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आपको PbI2 मिल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो PbI2 मिल रहा है, लेड आयोडाइड, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा है। ये रिएक्टेंट कहलाते हैं एंड ये प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होते हैं आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये येलो कलर का टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये क्या है, PbI2, येलो कलर का होता है। आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से PPT बनाई है ताकि आपको पूरे तरह से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.3 क्या कह रहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, राइट। अब आपको एक्टिविटी 1.3 में क्या करना है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, जिंक मेटल होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, कॉनिकल फ्लास्क है, ये देखिए ये कॉनिकल क्या है, फ्लास्क है।
अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब, या फिर टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो, फ्लास्क ले सकते हो या टेस्ट ट्यूब ले सकते हो। जिंक ग्रेन्यूल उसमें डाल दो। नेक्स्ट देखिए, उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डाल सकते हो। डाइल्यूट HCl डाल दो। अगर ये नहीं है तो सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डाल सकते हो, H2SO4 डाइल्यूट। अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या करना है, यहाँ पर एसिड है, क्वेश्चन क्या है, हैंडल द एसिड विथ केयर। यहाँ पर एसिड है तो बहुत ध्यान से डालना है आपको, ताकि एसिड से आप जल नहीं जाओ। अगर आपके कहीं स्किन पे गिर गया है HCl H2SO4 तो आपके फफोले पड़ जाएंगे, है ना, उसमें जलन मचेगी, इरिटेशन होती है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको ध्यान रखना है एसिड आपके हाथ वाथ पे नहीं गिर जाए। अब देखिए, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। अब आप देखोगे जिंक ग्रेन्यूल आपने डाल दिया, HCl डाल दिया, या HCl नहीं डाला तो H2SO4 डाल दिया, दोनों नहीं डालने एक साथ, एक डाल दो, कोई भी एक डाल दो, चाहे HCl चाहे H2SO4। डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब जिसमें पानी मिक्स हो वो उसे डाइल्यूट कहते हैं। पानी मिलाकर HCl उसको डाल दो, मिला हुआ आता है वैसे मार्केट में। अब देखिए यहाँ पर, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट टेम्परेचर। जब आप इसको टच करोगे तो ये आपको कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा, कैसा फील होगा। तो ये सब आपको एक्टिविटी 1.3 में बताना है। अब आप ये देखिए, फ्रॉम द above three activities we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। यहाँ पर जब आप, यहाँ पर ये फ्लास्क है, आपने क्या किया, जिंक के टुकड़े डाल दिए, ये क्या है, जिंक के टुकड़े हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। फिर यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, उसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए। अब यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब ऐसी लगी हुई होती है, कॉर्क होता है। तो आपने देखा इस ग्लास ट्यूब की हेल्प से जब जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जो इस ग्लास ट्यूब से बाहर आती हुई नजर आएगी। H2 गैस, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब देखिए यहाँ पर इसके टेम्परेचर में क्या फर्क आएगा, जब आप इसको टच करके देखोगे तो इसके आपको ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, चेंज इन स्टेट। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो स्टेट चेंज होती है। चेंज इन कलर, क्या क्या होता है, देखो आपने तीनों एक्टिविटी पढ़ी, तो उन तीनों एक्टिविटी में क्या क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रही थी। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, कंपाउंड दूसरा बन रहा है, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड भी तो बन रहा है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके। और लेड नाइट्रेट लिया था आपने तो लेड आयोडाइड बन गया। अब यहाँ पर देखिए, इवेल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर है, यहाँ पर स्टेट चेंज होगी, कलर चेंज हो जाएगा, गैस निकलेगी, यहाँ पर ये गैस निकली, और यहाँ पर देखिए टेम्परेचर चेंज होगी, राइट। अब देखिए, एज वी ऑब्जर्व the change around us, we can see that there is large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. अब बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस की। यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशंस है। अभी तक हमने जो एक्टिविटी करी उसमें मैग्नीशियम रेवन लिया था, जिंक ग्रेन्यूल्स लिया, और क्या लिया है यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट लिया। तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस हुई। अच्छा, यहाँ पर ये जो फ्लास्क है, जब आप इसको टच करके देखोगे तो आपको गर्म लगेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर एनी चेंज इन टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर चेंज होगा, ज्यादा हो जाएगा। आप जब टच करके देखोगे तो आपको गर्म फील होगा फ्लास्क। अब बात कर लेते हैं पूरे अच्छे से एक्टिविटी करने के बाद केमिकल इक्वेशंस की। आपने देख लिया जितनी भी एक्टिविटी थी, तीनों एक्टिविटी हमने करी, उनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। अब ये केमिकल रिएक्शंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल इक्वेशंस को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए।
chemical equations. Activity 1.1 can be described as when a magnesium, देखो यहाँ पर when a magnesium ribbon is burned in oxygen, इट गेट कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कर रहा था तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में उसका व्हाइट पाउडर हमें मिल गया था वॉच ग्लास पर। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो अगर हम ऐसे बता रहे हैं कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो अगर हम सेंटेंस में बोल रहे हैं, पूरे सेंटेंस बोल रहे हैं तो हमें लंबा लग रहा है। तो कोई ऐसा तरीका है जो हम शॉर्ट फॉर्म में बता दें, बोल कर भी बता दें या लिख के बता दें इस बात को। तो देखिए यहाँ पर इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है? अरे ये सोचो, इतने बड़ी, हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने से बेहतर है कोई ऐसा तरीका ढूंढ लो कि छोटी सी बात में अपनी बात खत्म कर दें, है ना? अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बात को समझ जाओ, तभी तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना बहुत छोटी सी बात लेकर बता भी सकती हूँ, इक्वेशन वगैरह लेकर बता सकती हूँ, तो छोटी बातों में बात खत्म हो जाएगी, राइट? लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ तो मुझे तो करना पड़ेगा। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा कि इस तरह बोलना कि मैग्नीशियम रेवन को जब बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो वो कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना मुश्किल है, तो इसलिए इजी करने के लिए केमिकल इक्वेशन भी डिस्कवर हुई। अब इसको कैसे लिखेंगे? द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी, वर्ड इक्वेशन क्या है? यहाँ पर मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, किस में कन्वर्ट हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इस साइड जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, ये आपके रिएक्टेंट्स है। मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट है, तो दो रिएक्टेंट, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। इधर रिएक्टेंट्स लिखते हैं और राइट हैंड साइड क्या लिखोगे? प्रोडक्ट लिखोगे, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिखने का तरीका यही होता है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स लिखते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट लिखते हैं जो बन गए, जो हमें मिले केमिकल रिएक्शन होने के बाद। मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो मिला था लास्ट में। अब देखो यहाँ पर वर्ड इक्वेशन है ये, क्या कोई और तरीका है इसको और छोटा कर दिया जाए? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड में लिख दिया, कोई और तरीका है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि और छोटा हो जाएगी? देखिए अब यहाँ पर द सबस्टेंस that undergo chemical change in reaction 1.1 magnesium and oxygen are reactants, ये दोनों क्या है? reactants है, और ये प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। the new substance is formed, वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड formed during the reaction as a product। अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? a word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them। यहाँ पर ये एरो बनाया है, ये क्या है? एरो है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये कन्वर्ट हुए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कन्वर्ट हुए, किसकी हेल्प से? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये एरो से शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस बिटवीन देम। दो रिएक्टेंट है तो बीच में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को लिखते हैं, अगर तीसरा रिएक्टेंट होता तो एक बार और प्लस लिख देते। जैसे यहाँ पर सपोज ए प्लस बी प्लस सी, तीन रिएक्टेंट है, ए बी सी तीनों रिएक्टेंट है, एक एरो बनाया, इससे क्या मिलकर बने? बी और ई मिलकर बने, तो ये क्या है? दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं। बीच में पॉजिटिव लगा दो साइन, प्लस लगा दोगे, बीच में प्लस लगा देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है, ये क्या है? राइट हैंड साइड। यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है, डी अलग प्रोडक्ट है, ई अलग प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ए बी सी सब रिएक्टेंट हैं। इस तरह लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को, वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखिए सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन। दो या दो से ज्यादा हैं तो आपस में प्लस साइन लगाते हैं।
बिटवीन देम द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट। ये जो एरो का हेड होता है ये किसकी तरफ होता है? प्रोडक्ट की तरफ। ये हेड है, ये एरो है, ये हेड है, ये टेल है। हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ मिलेगा आपको, प्रोडक्ट की तरफ होता है। और ये टेल किसकी तरफ होता है? रिएक्टेंट की तरफ। देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स है ये सब, और ये हेड जिसकी तरफ है ये प्रोडक्ट है, मतलब कन्वर्ट हुआ है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, ये शो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर अपोजिट लिखते तो वो, है ना, आगे की बात है, खैर वो इक्विलिब्रियम की बात है, चलो वो बाद में बात करेंगे। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर, इफ देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, कोई अदर तरीका है, शॉर्टर तरीका जो रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, इससे भी छोटा। देखो यहाँ पर वर्ड में तो हम बता नहीं पाए, बहुत लंबा पड़ रहा था, हमने वर्ड इक्वेशन यूज करा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, एरो लगाकर हमने ये इक्वेशन वर्ड इक्वेशन लिख दी। ये भी बड़ी है, इससे छोटा कोई तरीका है? हाँ है, ये रहा। ऐसे लिखेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे, मैग्नीशियम को Mg कहेंगे, ऑक्सीजन को O2 कहेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आगे चलते चलते आप समझते जाओगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज। केमिकल इक्वेशन को हमें कंसाइज बनाना है एंड यूजफुल बनाना है इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले। अगर हम केमिकल फॉर्मूले यूज कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, वर्ड की जगह जैसे मैग्नीशियम पूरा लिखा है उसकी जगह अगर Mg लिख रहे हैं तो मोर कंसाइज और यूजफुल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक केमिकल, देखो लिखा है इंस्टेड ऑफ व्हाट, ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द एवर वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। मैग्नीशियम पूरा लिखने से अच्छा है Mg लिख दो, ऑक्सीजन पूरा लिखने से अच्छा है O2 लिख दो। ये सब क्या है? सिंबल्स हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना लंबा लिखने से अच्छा है MgO लिख दो। और ये सब अलग अलग सिंबल्स होते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg है, पोटेशियम के लिए, पोटेशियम इतना लंबा लिखोगे तो K लिख दो, कैपिटल K। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन के दो है, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन का एक है, यहाँ पर MgO। हमें कैसे पता चला एक है? यहाँ पर कुछ नहीं होता, कुछ भी लिखा नहीं होता तो 1 होता है। ऑक्सीजन कुछ भी लिखा नहीं है तो 1 लिखा है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, सब स्क्रिप्ट में 1 है। अगर 2 होता तो पता चल जाता कि 2 है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है, ये तो ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम है। मैग्नीशियम के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हम समझेंगे, तो मैग्नीशियम का 1 एटम है। और यहाँ पर MgO में एक मैग्नीशियम का एक ऑक्सीजन का है। इस तरह हमें पता चल जाएगा, समझ गए आप? इस तरह हम समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम की बात चल रही है। एलिमेंट के अंदर क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं। एलिमेंट के अंदर क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। खूब सारे एटम अगर होंगे तो सेम होंगे वो। देखिए यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड। If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced. Unbalanced. Because the mass is not the same on both sides of the equation, such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. ऐसा होता है, अगर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नीशियम में 1 एटम,
लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर आप देख रहे हो। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी 1 और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा है। इधर इधर 2 है, इधर सिर्फ एक ही है। इधर 2 है, इधर सिर्फ एक ही है। ये आपको दिखाई दे रहा है। जब आप मास निकालोगे, इनका मास भी अलग अलग होगा, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का। जब आप मास निकालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास होगा, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास उतना ही होगा। अगर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो मास भी सेम नहीं होगा। एक एटम ज्यादा है इस साइड, एक ऑक्सीजन ज्यादा है ना इस साइड, तो नंबर ऑफ एटम एक ज्यादा है, तो यहाँ पर तो एक कम है, इधर तो है ही नहीं, तो मास सेम नहीं आएगा। नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो मास भी सेम नहीं है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड है। ये केमिकल रिएक्शन कैसी है? अनबैलेंस्ड। दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो यहाँ पर ये क्या लिख रहा है? ये क्या लिख रहा है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कह रहा है, जो ये 1.2 दी है आपको। समझ गए आपको? अगर बैलेंस्ड होता तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन होता, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन होता। अब देखो यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 इंटू ओ, 2 ऑक्सीजन के एटम आ गए, 2 इंटू ओ, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हुए। ये आपके बैलेंस्ड है। लेकिन हमें जो दिया है 1.2 में, वो क्या दिया है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस तो मैंने आपको करके दिखाई है, लेकिन ये ऐसे ही दी है 1.2, तो ये आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया, कैसे आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये समझाया। आगे हम और अच्छे से समझेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड या फिर रिएक्टेंट साइड सेम है, नंबर ऑफ, है ना, एटम का मतलब क्या सिस्टम है, तो वो सब हम बहुत अच्छे से आगे समझेंगे। तो मुझे लगता है ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह मैं आपको आगे के लेक्चर पढ़ाऊंगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ ईच एंड एवरी पॉइंट। आप साइंस की तो टेंशन ही मत लो, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, खूब शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।